ये तो भला हो हिंदुस्तान की आवाम का, जिस आवाम ने 400 पार के नारे से उनको ला करके 240 पे पटका। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें 2 बैसाखियां लेनी पड़ी, एक चंद्रबाबू की बैसाखी, एक नीतीश बाबू की बैसाखी। एक भी बैसाखी अटकी, मोदी जी की सांस अटकी। ये आवाम की ताकत है, क्योंकि आपने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़े मकसद के साथ लड़ी। आपने छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज कर दी। अब फिर आपके सामने झारखंड और महाराष्ट्र 2 स्टेट के चुनाव। मैं दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, आवाम के बीच जा रहा हूं। आज दिन में पांकी से लेकर के, मांडर से लेकर के फिर यहां पहुंचा हूं। कल महगामा रहूंगा, जरमुंडी रहूंगा, उसके बाद फिर मांडू में रहूंगा, फिर महाराष्ट्र चला जाऊंगा। हर दिन मुसलसल अपनी नींद कुर्बान करके, पप्पू भाई हो, हम हो, राहुल जी हो, हेमंत जी हो, कल्पना जी हो, लगातार आवाम के बीच जा रहे हैं। सिर्फ उन्हें बेदार कर रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं कि झारखंड में जो नफरत की खेती करने की कोशिश भाजपा कर रही है, वो बहुत खतरनाक खेल है और उस खेल को आपको समझना पड़ेगा। झारखंड को दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। वो चाहता है कि झारखंड की जो संपदा है, यहां की जो खनिज है, यहां की जो माइनिंग है, उसको अबानी और अडानी को सौंप दिया जाए और झारखंड की आवाम आवाज न उठाए। याद करिए कि किस तरह के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को भाजपा ने उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कई महीने तक जमानत नहीं हुई और जब जमानत हुई तो कोर्ट ने कहा कि ये तो बिना कारण के जेल भेजा गया। बताइए हेमंत सोरेन के वो 5 महीने कौन लौटा सकता है जो जेल की सलाखों के पीछे गुजरे। जब एक मुख्यमंत्री का ये हाल करते हैं तो सोचिए आवाम के साथ कैसा सुलूक करेंगे ये आने वाले दिनों में, अगर झारखंड इनके हाथों में चला गया तो। और वो असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत विश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये यहां झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। जितने मुद्दे थे उस पर ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद करो वो दिन इरबा वालों के हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई, इसलिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। याद करो वो दिन कि जब पहलवान बेटियां, ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही थी तो उनको दिल्ली पुलिस ने किस तरह घसीटा था। याद करो वो दिन कि जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को खड़ा होकर के खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के भाषण दे रहा था, तो उसके महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे, न सिर्फ उनको छोड़ा गया बल्कि उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ये है इनके नारे, ये बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में एक नया नारा लेकर के आए हैं। एक तरफ इनके नारे हैं कटोगे बटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, दहा देंगे, उल्टा लटका देंगे, और एक तरफ हमारे नारे क्या हैं, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। सदियों से ये लड़ाई चली आ रही है। इस बार इस लड़ाई के अगुआ राहुल गांधी हैं, हेमंत सोरेन हैं, लालू यादव हैं, तेजस्वी जी हैं, पप्पू जी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, और एक तरफ कौन लोग खड़े हैं जिनकी एक भाषा है, नफरत की भाषा। याद करिए, मैं इरबा में खड़ा होकर के आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं साथियों। याद करिए वो दिन कि आज से कुछ साल पहले जब मुल्क में नफरत अपने आसमान पर थी, 7वें आसमान पे,
शख्स उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं नफरत खत्म करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, मेरे पैर के छाले इस बात के गवाह हैं कि हमने देखा है राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए। मैं उनके साथ चल रहा था, मीडिया के साथ ही मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सियासतदान में हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उस इंसान के साथ। इरबा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए, रखते हो ना इस बात पे ईमान? हमारे बुजुर्गों का कौल है ये, मैं रखता हूं इस बात पर ईमान के मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। अभी ना तो राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न उनके माथे का बहता हुआ पसीना सूखा है। मैं आज यहां इरबा में खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी जानते हैं क्या है? राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके राजेश कच्छाप जी को, सुरेश बैठा जी को आपके बीच में भेजा है। इन्हें एक एक वोट दे करके 13 तारीख को और 20 तारीख को इस प्रदेश की असेंबली में पहुंचाइए। लड़ाई सिर्फ विधायक बनाने की नहीं है, लड़ाई झारखंड को नफरत वाली ताकतों से बचाने की है। अगर छोटी छोटी नाराजगी भी हो तो उसे नजरअंदाज करिए, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटे छोटे मफाद और छोटी छोटी शिकायतें नहीं देखी जाती हैं। इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माओं से, बहनों से सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि कांग्रेस की जो गारंटी है वो आपके सामने है। कांग्रेस की गारंटी मैया सम्मान योजना है, हेल्थ बीमा है, नौजवानों के लिए भत्ता है, 24 जिलों में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, प्रखंड में डिग्री कॉलेज है। यह है हमारी गारंटी। और भाजपा की गारंटी क्या है? उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, काटेंगे, बांटेंगे। वो कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप कहो भैया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और झारखंड वालों, मैं झारखंड की आवाम से कह रहा हूं कि आज 7 जगह पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। मैं सुबह हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था तो वहां मीडिया के साथ ही आए, उन्होंने कहा इमरान साहब 7 जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी आज झारखंड में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के यहां भी, इनके यहां, उनके यहां, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा यह सबसे सटीक सर्वे है इस चुनाव का। भाजपा हार रही है, भाजपा को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने एजेंसियों को उतार दिया है, इनकम टैक्स को उतार दिया है कि जाओ और छापा मारो। जब योगी आदित्यनाथ जी के भाषण विफल हो गए, जब हेमंत विश्व शर्मा की नफरत वाली बातें फेल हो गई, जब गृह मंत्री जी के घुसपैठ और ये बैठ वो बैठ सब बेकार हो गए ये नारे, तब उनको लगा कि अब ये सारे तीर काम नहीं कर रहे हैं, तो चलो एक काम करो, एजेंसियों को उतार दो। अभी इनकम टैक्स वाले आए हैं, हो सकता है चुनाव की तारीख नजदीक आते आते ईडी वाले भी आ जाएं, सीबीआई वाले भी आ जाएं, लेकिन झारखंड ने मन बना लिया है। झारखंड अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के उस बेटे के अपमान का बदला लेना चाहता है, हेमंत सोरेन के अपमान का बदला लेना चाहता है। वो रातें जो हेमंत सोरेन की जेल के सलाखों के पीछे गुजरी हैं, उन रातों का हिसाब लेना चाहता है झारखंड। और वो हिसाब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, क्या आदिवासी, क्या पिछड़ा, अपने घरों से निकलिए। आज से इस चुनाव को हेमंत सोरेन बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, पप्पू यादव बन के लड़िए, राजेश कच्छाप बन के लड़िए, सुरेश बैठा बन के लड़िए। इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के चलिए, क्योंकि नफरत वाली ताकतों के पास बड़ा तंत्र है। वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि होशियार भी रहना है, समझदार भी रहना है, और एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलना है। और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको वोट देना है। मैं वक्त बहुत कम है,
बहुत लंबी तकरीर आपके सामने नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अनवर साहब को मुबारकबाद दूंगा इस बात के लिए। आइए राजेश भाई, देखिए दोनों चेहरे आपके अपने हैं, जाने पहचाने हैं, इनका ना तो तारुफ कराने की जरूरत है ना इनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत है। बस आपसे ये कहना है कि आप जब 13 तारीख को और 20 तारीख को दोनों लोगों का 2 नंबर पे है ना, बस दोनों का 2 नंबर पे है, और दोनों के लिए 2 दिन निकलिए और जाइए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, और जो पूरे देश से नफरत के 2 नंबरी लोग यहां घूम रहे हैं ना, उनको बाहर निकाल फेंकिए। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि देश तानाशाही से चलेगा या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये चुनाव इस बात का चुनाव है। तो मैं आप दोनों साथियों से आप ये भी कहूंगा कि ये सारे लोग आपको जानते पहचानते हैं, आपने इनकी सेवाएं भी की हैं। राजेश भाई ने बतौर विधायक आपकी सेवा की है, सुरेश जी ने आपके बीच में एक समाज सेवी की हैसियत से, एक राजनेता की हैसियत से आपकी खिदमत की है, और ये हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखने वाले लोग हैं। तभी मंजूर अहमद अंसारी साहब बोल रहे थे और हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मंजूर अंसारी साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूं। मैं एक बेटा आपको यकीन दिलाता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के आईन को लागू करवाने के लिए किसी भी सूबे में जहां हमारी भी सरकार है, वहां जरूरत पड़ेगी तो अपनी सरकार से भी लड़ेंगे, और लड़ करके जो हाशिए पर मौजूद लोग हैं उनके हक और हुकूक की लड़ाई में पीछे नहीं खड़े होंगे। लेकिन यह मुश्किल वक्त है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। घर बचाने का मसला है। एक तरफ नफरत वाले आए हैं पूरा तंत्र लेकर के, और एक तरफ हम मोहब्बत के लोग हैं, हमारे दामन में मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं पूरे सूबे में जा रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इरबा वालों, मैं जहां भी गया, जिस कोने में भी गया, माहौल बहुत शानदार है। ये मीडिया में कोई भी झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, इनके झांसे में मत आना, इन धोखेबाजों के झांसे में मत आना। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने जा रही और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब झारखंड में सरकार बने तो हेमंत सोरेन जब सीएम पद की शपथ ले रहे हो और शपथ लेकर के जब उतर के खड़े हो तो उनके एक तरफ सुरेश बैठा साहब खड़े हो और एक तरफ राजेश कच्छाप जी खड़े हो। उनको लगे कि अगर झारखंड में सरकार बनी है तो इरबा मैदान का ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का उस सरकार में बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। मैं ये आपसे अपील करने के लिए बहुत दूर से चल करके आया हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, आखिर में आपको एक नज्म सुना दूंगा, वरना जिन साथी ने कहा था उनका हुक्म अधूरा रह जाएगा। अब आप बैठ ले, मैं अब नज्म सुना देता हूं। अब सियासत वाला काम खत्म हुआ, अब शायरी वाला काम शुरू हो रहा है ना, तो फिर सियासत वालों को बिठा दिया जाए। जी, मैं देश की पार्लियामेंट में हूं पिछले 2 साल से, और मेरा खुदा गवाह है कि एक भी लम्हा ऐसा नहीं है जब मुझे बोलने का मौका मिला हो, जब खड़े होने का मौका मिला हो तो मैंने आपके हुकूक और आपकी आवाज ना उठाई हो। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए। हम सारे लोग सस्पेंड हुए, पप्पू भाई भी हुए थे, हम भी सस्पेंड हुए। 146 एमपी जब सस्पेंड हुए और बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा कि हो गए सस्पेंड, तंज किया। तो हमने पलट के मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। अगर आज सस्पेंड होकर बाहर ना लिखता तो मुझे लगता कि मेरा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा गया है। मुझे खुशी है कि मैं सस्पेंड होकर के निकला हूं। आप अंदर आवाज दबा सकते हैं, माइक बंद कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस तेवर को कैसे रोक सकते हैं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर
नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, हर सितम का जवाब आएगा। ठंड तो नहीं लग रही है, थक तो नहीं गए हैं? मुझे लगना चाहिए कि मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं वहां बहादुर लोग, जिंदा दिल लोग खड़े। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार है ना अगली लाइन पे, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। पूरे देश में खड़ा होकर के, वो 2014 का नारा याद है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उधर जो लोग खड़े हैं बिल्कुल हाथ बांध के ऐसे खड़े हैं जैसे किसी सियासी जलसे में नहीं बल्कि किसी की मैयत में आए हो। भाई लगना चाहिए कि जिंदा दिल लोग हैं, खुशदिल लोग हैं, पूरे होशो हवास में पूरे जज्बे के साथ खड़े हैं। मैं पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय का नाम आते ही इतने समझदार लोग हैं झारखंड के कि चाय का नाम ले लीजिए, इनके सामने चाय का गिलास मत रखिए, लेकिन इनको स्वाद आ जाता है सिर्फ नाम लेने से। ये समझदार लोगों का सूबा है। मैं सलाम करता हूं इन सारे लोगों को, इनकी समझ को। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया कि बताना शुरू करूं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे बैठे थे। बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का, मत बताना। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में एक नाम आएगा, आपकी समझदारी का इम्तिहान है उस लाइन पे। अगर लगे कि आप समझ गए हैं तो आपकी तालियों का शोर न सिर्फ रांची में रहना चाहिए बल्कि दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये इरबा है, इरबा से जो आवाज उठती है वो पूरे झारखंड में आवाम का रुख तय करती है। इसलिए भी मैं एक बात बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं। हो सकता है गठबंधन सरकार से, पार्टी से किसी मसले पर इख्तिलाफ हो, कोई वायदा पूरा ना हुआ हो, कोई बात बाकी रह गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमान जो है वह ले जाकर के दुश्मनों की गोद में रख दी जाए। अपनों से नाराजगी जायज है,
तो शिकायत दर्ज भी करिए, हम सब सुनेंगे भी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने लग जाइए। पूरे सूबे की आवाम से मैं इरबा में खड़ा होकर यह बात कह रहा हूं कि जब जंगल में आग लगती है, बहुत संजीदगी से सुनना इरबा वालों, कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। इसलिए बहुत समझदारी, बहुत होशियारी, नाराजगी किनारे रखिए। लड़ाई बहुत बड़ी है। बड़ी लड़ाई में अगर आप कहीं कोई नाराज होकर के कैंडिडेट खड़ा हो गया है, कहीं कोई ये कह रहा है कि नहीं हम तो नाराज हैं, सबक सिखा देंगे, ये सबक सिखाने का और एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, बल्कि जो आईन को पामाल करना चाहते हैं उनको सबक सिखाने का वक्त है। तैयार रहिए। 13 तारीख को, 20 तारीख को पूरे सूबे के लिए मेरा यह संदेशा है कि एकजुट होकर के, मुत्तहिद होकर के गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करिए, और खास तौर से राजेश जी के लिए, सुरेश जी के लिए वोट करिए। ये आपकी खिदमत करेंगे। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। मेरी नजरें दोनों असेंबली पे रहेंगी। आप इन्हें जिता के असेंबली भेजिए। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा।